बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है, जबकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। और वहीं बात अब देश में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हुई। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर तीसरे चरण की सीटों पर है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाने पर लिया है। देखिए रिपोर्ट। दो दिन पहले
पीएम मोदी ने टोंक में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे को उछाला था। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। जिसके बाद से लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहन और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस यही कहती है, फिर से कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां का हिंदू कहां जाएगा? यहां की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग का कर्नाटक सरकार पर आरोप है कि उसने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। एनसीबीसी के मुताबिक कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में मुसलमानों की 17 जातियां भी शामिल हैं। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इसके तहत सभी मुस्लिमों को कर्नाटक में नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अलग से 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय में मुस्लिमों को ओबीसी की 32% सीटों पर लड़ने की आजादी देने का भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संपत्ति हड़पने के आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए यह दूसरा बड़ा हथियार है, जिसे उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने तरकश में शामिल कर लिया है। इसीलिए अब हर चुनावी रैली और मंच से बीजेपी नेता ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और इधर मई आने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। मंगलसूत्र आरक्षण के साथ साथ राम मंदिर भी सियासी योद्धाओं के चुनावी बयानों में शामिल हो चुका है। पहले खबर यह आई थी कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी ताल ठोक सकते हैं और अब यह दावा किया जा रहा है कि यूपी में इस एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे। राहुल के राम मंदिर दर्शन की खबर ने सियासी बयानों को धार दे दी है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी महासमर में सियासी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। साथ विकास और विश्वास का दामन थामे योद्धा इस चुनावी महायुद्ध में अपना परचम लहराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वायनाड, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत आज 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन इस बीच जो खबर सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो ये कि वायनाड के मैदान पर धुआंधार पारी खेलने के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की इस गली में एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने को तैयार हैं।
कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रामलला के दरबार में नजर आ सकती हैं। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस राम मंदिर का असर अच्छे तरीके से समझ रही है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई चुनावों में हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐन वक्त में अमेठी और रायबरेली में नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है ना? राम भक्त हो जो हर समाज के साथ न्याय करे, राम भक्त हो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे, जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। अब जब चर्चाएं अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से इस बार प्रियंका पर दांव चलने और परंपरागत सीट ना छोड़ने की है, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ दिख रही है। दोनों ही सीटों पर वो जरा भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी उस दरबार में हाजिरी देने के लिए पहुंचने वाले हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस का एक भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस ने राम या राम मंदिर का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन हां, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इसका विरोध जरूर किया। जो बीजेपी के लिए 2024 का चुनावी मुद्दा अब तक बना हुआ है। अरे भाई, राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं चल सकते। देश की जनता जाग चुकी है और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था। वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका आप अनुमान लगा सकते। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। सियासी महारथियों से इतर संत समाज ने भी राहुल के राम मंदिर दर्शन को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जब कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ, तो इस चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर आना कैसे उचित हो सकता है। वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए। संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, वैसे ही शाही ईदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा। तब मानेंगे कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और सनातनी है, तब मानेंगे कि सनातन से इतना प्यार है। नहीं तो समझ जाएगा कि आप कालेमी हैं, शुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। सबके आस्था के केंद्र है और वह यहाँ पर हर कोई आके आशीर्वाद ले सकता है। इस समय चुनाव चल रहा है और लोग चुनाव की बैतरणी को पार करने के लिए उद्देश्य से भी यहाँ पे आ सकते हैं और आना ही चाहिए। भगवान रामलला को तो
इससे पहले शुरू में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ही आना चाहिए था सभी को। बीजेपी के लिए इस वक्त राम मंदिर बनाने में देरी और कांग्रेस का राम मंदिर का न्योता ठुकराना दोनों ही अहम मुद्दे हैं। तमाम खबरों